आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम आलोक है और मैं आज आपके सामने आपके अपने चैनल मुद्दा आज का मैं एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस समय देश में सबसे ज़्यादा एक ही ज्वलंत मुद्दा पब्लिक डोमेन में है और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया शब्द हम लोगों के लिए नहीं है। ऑलरेडी बहुत टाइम से कई बार हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही है कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। बार बार इलेक्शन मोड से हमारे देश को बाहर आना चाहिए। इसको सपोर्ट नीति आयोग ने भी किया है, बट अभी तक कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किए गए। अचानक जब इंडिया अलायंस की मीटिंग 31 अगस्त को मुंबई में हो रही थी, उसी टाइम एक ट्वीट के माध्यम से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर मिस्टर प्रहलाद जोशी ने यह सूचित किया कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर के बीच में कॉल किया जा रहा है। उसी के बाद बहुत सारे मीडिया चैनल्स और आम लोगों ने ये कयास लगाना स्टार्ट कर दिया कि इस स्पेशल सेशन में क्या हो सकता है। ज़्यादातर लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में अपनी राय दी। एक, वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीसरा मुद्दा महिला आरक्षण बिल। मेरा जो अनुमान है, ये स्पेशल सेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड और महिला आरक्षण बिल के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों मुद्दों के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी ऑर्डिनेंस ला सकती है और इसको बाद में पार्लियामेंट में आसानी से पास कराया जा सकता है। मेरा भी अनुमान वही है, आप लोगों के साथ मेरा भी वही अनुमान है कि ये स्पेशल सेशन वन नेशन और वन इलेक्शन के लिए बुलाया गया है। हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे। उसके प्रॉन्स और कॉन्स क्या हैं और जो गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। पहले हम समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यह है कि देश में एक साथ सारे चुनाव कराए जाएं। इसको हम आज के टर्म में अगर बात करें तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वन टाइम इलेक्शन, वन टाइम विथ पार्ट वाइज इलेक्शन और तीसरा है शेड्यूल इलेक्शन। वन टाइम इलेक्शन में क्या हो सकता है? वन टाइम इलेक्शन में गवर्नमेंट ये प्रपोजल ला सकती है कि सारे स्टेट असेंबली को भंग कर दिया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ सारी स्टेट असेंबलीज के भी इलेक्शन किए जाए, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गवर्नमेंट नहीं लेना चाहेगी। हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं। ये ऑप्शन है पार्लियामेंट इलेक्शन प्लस सम स्टेट इलेक्शन, असेंबली स्टेट इलेक्शन। इसमें ये हो सकता है कि जैसा कि हमें पता है कि 5 राज्यों के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, 3 राज्यों के चुनाव पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ होने वाले हैं और आने वाले 2025 जनवरी तक 4 और स्टेट के इलेक्शन जैसे झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के इलेक्शन होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ये ऑप्शन ला सकती है कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ कुछ स्टेट असेंबली के इलेक्शन किए जा सके, जिनका कार्यकाल पार्लियामेंट इलेक्शन के 1 साल के अंदर कंप्लीट हो रहा हो। ये दूसरा ऑप्शन पॉसिबल लग रहा है। गवर्नमेंट इस मोड में भी जा सकती है। और तीसरा मोड है इलेक्शन शेड्यूल वाइज। गवर्नमेंट इसमें ये कर सकती है कि जितनी भी स्टेट इलेक्शन पॉसिबल हो वो पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ कराया जा सकता है। उसके बाद में हर साल 1 मंथ शेड्यूल किया जाए जिसमें आने वाली असेंबलीज के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन में एक बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जैसे दिल्ली का इलेक्शन 2025 जनवरी में होगा, तो क्या समय से पहले दिल्ली सरकार इस बात पे एग्री होगी कि वो असेंबली भंग कर दे और लोकसभा के साथ चुनाव किया जा सके। दूसरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कार्यकाल नवंबर 2023 में किया जाए, तो क्या गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करेगी पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ। इन सारी नीतियों का डिस्कशन के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक कमेटी फॉर्म कर दी है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं और हम उस कमेटी के बारे में भी डिटेल डिस्कशन आगे करते रहेंगे। अब हम आते हैं इनके प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में।
तो दोस्तों, जब भी हम किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो हर एक मुद्दे के बहुत सारे प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष। हम आज इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या पक्ष और क्या क्या विपक्ष में पॉइंट हैं। सो पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं प्रॉन्स यानी पक्ष। अगर वन नेशन वन इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है या हमारे देश में लागू किया जाता है तो उससे क्या क्या हमें लाभ हैं। सो पहला लाभ है, इलेक्शन हमेशा नेशनल मुद्दों पर होगा, हमेशा नेशनल मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन होगा। और इसमें ये बात भी है, हमेशा नेशनल पार्टीज फायदे में रहेंगी जबकि रीजनल पार्टी के हाथ कुछ नाकामयाबी जरूर लग सकती है। दूसरा, मनी सेविंग। अगर हम एक साथ सारे इलेक्शन कराएं, बार बार इलेक्शन मोड में देश नहीं जाता, तो बहुत सारा पैसा जो इलेक्शन में लगता है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्स का मूवमेंट होता है या ईवीएम मशीन का बार बार देख रेख होता है, इन बहुत सारी चीज़ों में हमारा पैसा व्यर्थ में नहीं खर्च होगा और बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज हम सेव कर सकते हैं। तीसरा, नो इलेक्शन मोड। हम अभी हमेशा साल के हर महीने किसी न किसी इलेक्शन में होते हैं और इलेक्शन की वजह से हमारे बहुत सारे डेवलपमेंट के काम इस इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता की वजह से नहीं कर पाते, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार अगर चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई तो बहुत सारे डेवलपमेंट के काम रोक दिए जाते हैं। सो हम उस मोड से भी बाहर आएंगे। चौथा सेम पॉइंट है कि जब हम हमेशा इलेक्शन मोड में नहीं रहेंगे तो हमारे विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे और उसमें किसी भी प्रकार की अड़चन इलेक्शन की वजह से नहीं आएगी। तो ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमें लाभकारी होंगे वन नेशन और वन इलेक्शन के लागू होने पर। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं इसके कौन से विपक्ष में। पहली चीज, ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पे हमारी रीजनल पार्टियों को जरूर नुकसान होगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ हमारे स्टेट इलेक्शन भी कॉल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं रीजनल मुद्दे वहां भटक जाएंगे और हमेशा नेशनल इश्यूज के ऊपर इलेक्शन होगा, जो कि कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है इस वन नेशन वन इलेक्शन का। दूसरा पॉइंट, हम उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, जैसे अभी किसी स्टेट में इलेक्शन हुआ और बीच में असेंबली हंग हो गई या बीच में किसी ने समर्थन वापस ले लिया, तो क्या हम नेक्स्ट इलेक्शन तक या वन इलेक्शन तक या पार्लियामेंट इलेक्शन तक हम असेंबली को गवर्नर के हवाले करके गवर्नर रूल लागू करते रहेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन होगा। सो इसके बारे में हमारी कमेटी क्या फैसला लेती है या गवर्नमेंट क्या फैसला लेती है वो हमें देखना होगा। तीसरा मुद्दा है जो कि बहुत सारी लोकल पार्टी और रीजनल पार्टी द्वारा उठाया जा रहा है, वो मुद्दा है फेडरल स्ट्रक्चर। अगर हम वन नेशन एंड वन इलेक्शन मोड में जाते हैं तो क्या हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और जो हमारे राज्यों को अधिकार दिए गए हैं वो संतुलित रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, या उसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा दखलंदाजी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमें ध्यान होगा तो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद 3 इलेक्शन यानी 1967 तक हम असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ कराते थे, बट उसके बाद जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं उसके हिसाब से ये एक साथ करना पॉसिबल नहीं था। तो हम फिर से देखेंगे, जो हमारी कमेटी फॉर्म हुई है और बाकी विपक्ष से विचार विमर्श करने के बाद सरकार इस पे क्या स्टेप्स लेती है। नाउ अब हम इसके तीसरे पार्ट में आना चाहेंगे, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी फॉर्म हुई है। हम उसके बारे में हम कुछ डिटेल देना चाहेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। अब हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म की है उस कमेटी के बारे में हम एक बार डिस्कस करना चाहते थे, कौन कौन से मेंबर हैं और उनकी क्या एक्सपर्टीज है। सो इस कमेटी में जो पहला नाम है वो पहला नाम है हमारे ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद, जो कि इस कमेटी को लीड करेंगे और इस कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे। दूसरे नाम पे गौर करें तो दूसरा नाम हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह हैं। तीसरा नाम मिस्टर अधीर रंजन चौधरी हैं। अधीर रंजन चौधरी अभी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और वो कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं। चौथे नाम पे आते हैं, ये हैं मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, जो कि एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा हैं और अभी ये अपनी
एक नई पार्टी बना के जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इनको भी पॉलिटिकल जीवन का काफ़ी लंबा अनुभव है। पांचवा नाम है सुभाष कश्यप। ये लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं और इन्हें संवैधानिक मामलों में इनकी काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज है, सो इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अगला नाम है मिस्टर हरीश साल्वे का। हम सभी जानते हैं हरीश साल्वे वेल नोन लॉयर हैं और ये भारत की तरफ से कई सारे केस इंटरनेशनल कोर्ट पे भी लड़ चुके हैं और काफ़ी कानूनी पहलुओं के जानकार हैं। अगला नाम जो आता है वो एन.के. सिंह का है। एन.के. सिंह फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनको हमारे देश के फेडरेशन और बहुत सारे डिपार्टमेंट की काफ़ी अच्छी जानकारी है। और आठवां और आखिरी नाम जो कि संजय कोठारी हैं, ये एक्स सीवीसी हैं और इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। सो कमेटी जो फॉर्म की गई है इस प्रकार थी। जो मेरा पर्सनल व्यू है, इसमें 2 लोगों को और शामिल करना चाहिए था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से एक एक्स जज को शामिल करना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट के जज को शामिल करना चाहिए था, और दूसरा कहीं न कहीं एक्स ऑफिसर फ्रॉम इंडियन इलेक्शन कमीशन, जो भी इंडियन इलेक्शन कमीशन का कोई रिटायर्ड अधिकारी हो जिसको इलेक्शन कराने का काफ़ी अनुभव हो, उसको भी इस कमेटी में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर चुनाव भी कराना होगा और वो एक बहुत चैलेंजिंग काम होगा। सो मेरे हिसाब से 2 लोगों की कमी है। और जैसा कि आज एक न्यूज आ रही है, अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है और उनके हिसाब से क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम इस कमेटी में नहीं है तो वो इस कमेटी का पार्ट नहीं रहना चाहेंगे। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी आगे चलती रहेगी। बस अभी तक की अपडेट यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है और 18 से 22 सितंबर जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है उसमें कोई ना कोई तो कानून जरूर पास होगा। और मेरा मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन इस स्पेशल सेशन का मेन मोटो है और जिसको गवर्नमेंट पास कराने की कोशिश करेगा। सिर्फ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा में पास कराना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये संवैधानिक अमेंडमेंट है तो इसको कम से कम 2/3 स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली में भी पास करना होगा। और अगर हम ऐसे काउंट करें तो कम से कम 15 स्टेट असेंबलीज में इसको पास कराना होगा। अगर हम रूलिंग पार्टी की बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसके पास 15 राज्य नहीं है जहां वो पास करा पाए, तो उसके लिए आई थिंक उसको बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस और अदर पार्टीज का सहयोग लेना होगा जो कि किसी न किसी स्टेट गवर्नमेंट को चला रही हैं। सो आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए नमस्कार।